रचना दोपहर में मायके पहुंची और सीधी अंदर आई। उसने पहले फ़ोन नहीं किया था। हाथ में एक बैग था। उसकी माँ ममता जी रसोई में थी। उसे देखते ही बोली, हो गया सब। तो रचना ने बैग नीचे रखा और बोली, हाँ माँ, तलाक के कागज भी साइन हो गई। ममता जी ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर गैस धीमी की और बोली, आजा, अंदर आजा। इतने में रचना का भाई रोहित कमरे से निकला और बोला, माँ, कौन आया है? फिर उसने खुद ही देख लिया। अच्छा, आ गई। तो रचना ने कहा, हाँ, कुछ दिन यहीं रहूंगी भैया। तो रोहित ने तुरंत पूछा, कितने दिन? रचना को लगा था कि कम से कम भैया पानी तो पूछेगा, पर रोहित का तो पहला सवाल ही यही था। उसने धीमे स्वर में कहा, अभी पता नहीं भैया कि कितने दिन रुकूंगी। रोहित दीवार से टिक गया और बोला, पता नहीं मतलब? देखो रचना, अब पहले जैसी बात नहीं है। घर का खर्चा बढ़ गया है। पापा की दवा, बच्चों की फीस, लोन चल रहा है और ऊपर से लोग पूछेंगे या तुम्हें दिक्कत है? रचना ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा। तभी उसकी भाभी रवीना भी बाहर आई। दीदी, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर पहले बता देती तो अच्छा रहता। घर में जगह का भी तो देखना पड़ता है ना। रचना ने घर में नज़र घुमाई। उसका पुराना कमरा बंद था। मेरा कमरा, रोहित ने सीधा कहा। अब वो मेरा ऑफिस है। तुम्हारा सामान शादी में ही चला गया था, तो मैं कहाँ रहूँ? छोटा कमरा खाली है, स्टोर हटवा देंगे, रवीना भाभी तपाक से बोली। तो रचना ने कुछ नहीं कहा। अपना बैग उठाया और खुद ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर पुरानी कुर्सियों पर धूल जमी थी। उसने खुद सामान साइड किया। किसी ने मदद नहीं की। शाम को खाना लगा। चारों बैठे तो बात घूम फिरकर वहीं आ गई। रोहित ने थाली रखते हुए कहा, दीदी, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करता। आपका प्लान क्या है वो बताओ। भैया, अभी तो यहाँ रहना है, लेकिन कब तक? जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। ये सुनकर रोहित ने बोहें चढ़ाई। तभी रवीना बोली, दीदी, बुरा मत मानना, पर तलाक के बाद लड़कियां ज़्यादा दिन मायके में रहें तो बातें बनने लगती हैं। हमारी भी बेटियां हैं। भाभी के मुंह से ये सुनकर रचना ने ऊंची आवाज़ में कहा, जब मेरी शादी टूटी तब किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी भी जिंदगी है। रोहित ने थाली एक तरफ सरकाई। देखो दीदी, गुस्सा हम पर मत निकालो। फैसला तुमने लिया है। फैसला? रचना हंसी। जब मार पड़ती थी तब तुमने कहा था कि समझौता कर ले। आज मैं वापस आ गई तो पूछ रहे हो कि कब जाओगी? माँ, ममता जी चुप थी। रोहित ने साफ कहा, देखो रचना, सहानुभूति अलग चीज़ है और जिम्मेदारी अलग है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं संभाल सकता। यह हमेशा शब्द रचना के कान में अटक गए। उसने कहा, मैं बोझ बनकर नहीं रहूंगी भैया, और ये मत भूलो कि ये घर मेरा भी है। तभी रवीना बोली, घर था दीदी, है नहीं। रचना उठी, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढ लूँगी, फिर तुम्हें तारीख भी बता दूँगी कि कब जा रही हूँ। इतना कहकर रचना कमरे में चली गई। उस स्टोर वाले कमरे में लेटकर उसने छत देखी। ससुराल से उसे निकाल दिया गया था। मायके में उसे बोझ समझा जा रहा था और उसे पहली बार समझ आया कि तलाक से सिर्फ जिंदगी बर्बाद होती है। सुबह रचना सबसे पहले उठी। किसी ने कहा नहीं था, पर उसे समझ आ गया था कि अब यहाँ रहने का मतलब है सबकी सेवा करना। उसने झाड़ू उठाई, आंगन साफ किया, रसोई में चाय चढ़ाई। तभी रवीना भाभी बाहर आई और बोली, अरे रहने देती, मेहमान थोड़ी हो। रचना ने सीधा जवाब दिया, मेहमान होती तो अच्छा रहता। रवीना ने बात बदली, देखो दीदी, हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, बस माहौल समझो। माहौल
या हिसाब? रचना ने बिना देखे कहा। कुछ देर बाद रोहित नाश्ता करने बैठा तो बोला, आज कहीं बात की नौकरी के लिए? भैया, आज ही आई हूँ, सांस तो लेने दो। देखो रचना, टाइम वेस्ट मत करो, जितनी जल्दी सेट हो जाओ उतना अच्छा है। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। रचना ने उसकी तरफ देखकर कहा, बैठी नहीं हूँ भैया। रोहित ने फ़ोन टेबल पर रखा और बोला, पड़ोस में शर्मा अंकल मिले थे, पूछ रहे थे कि बेटी वापस आ गई क्या। अब हर किसी को जवाब देना पड़ेगा। रचना ने शांत स्वर में कहा, तो दे देना कि हाँ आ गई। यह सुनकर रोहित झल्लाया, इतना आसान नहीं होता जवाब देना, हमारी भी कुछ इज्जत है। मेरी नहीं थी क्या इज्जत? रचना ने बात बीच में ही काटते हुए कहा। कुछ सेकंड चुपी रही, फिर रवीना बोली, दीदी, बात इज्जत की नहीं है, पर समाज में रहना पड़ता है। अगर लोग समझेंगे कि आप यहीं रहने वाली हैं तो अलग बातें बनेंगी। तो क्या करूं भाभी, दरवाजे पर बोर्ड लगा दूं कि मैं अस्थायी रूप से आई हूं? रचना ने भाभी की बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, देखो रचना, मैं साफ बोल रहा हूँ, 1-2 महीने ठीक है, पर सालों तक नहीं चल सकता। मैंने सालों की बात कब की भैया? रचना की आवाज़ ठंडी थी। तुमने नहीं की, पर हालात ऐसे बनते हैं। तलाक के बाद लड़कियों को खड़ा होने में टाइम लगता है। मैं पहले से साफ कह रहा हूँ। रचना ने थाली हटाई। मतलब टाइम लिमिट है, रोहित ने सीधे कहा। 2 महीने, उसके बाद तुम्हें कुछ फैसला लेना होगा। तभी माँ तुरंत बोली, रोहित, ऐसे मत बोल बेटा। तो कैसे बोलूँ माँ? रोहित ने माँ को भी रोक दिया। घर मुझे चलाना पड़ता है। रचना ने माँ की तरफ देखा तो माँ की आंखों में पानी था, पर शब्द नहीं। तभी रवीना बोली, दीदी, अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई पीजी देख लेना, हम मदद कर देंगे ढूंढने में। रचना हंसी, अपने ही शहर में किराए पर रहूंगी, जब मेरा घर यही है। रोहित ने तुरंत कहा, यह घर अब मेरा है दीदी, पिताजी ने मेरे नाम पर कर दिया है। ये सुनते ही रचना कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बोली, अच्छा, इसीलिए ये सवाल कि कब तक रहोगी इतना आसान था। रोहित चुप नहीं हुआ। तुम गलत समझ रही हो रचना, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा, बस व्यवस्था बता रहा हूँ। रचना खड़ी हो गई। निकालना ऐसे ही होता है भैया, धीरे धीरे शब्दों से। तभी रवीना ने तीखे स्वर में कहा, तो क्या करें दीदी, ताली बजाएं कि आप तलाक लेकर वापस आ गई हैं? हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। रचना ने सीधा जवाब दिया, मैं तुमसे सहानुभूति नहीं मांग रही हूँ भाभी, बस जगह मांगी थी। रोहित ने आखिरी बात कही, जगह दी है, पर हमेशा के लिए नहीं। उस दिन रचना घर से बाहर निकली। पहली बार उसे लगा कि नौकरी ज़रूरत नहीं, मजबूरी है। शाम को लौटी तो रवीना फ़ोन पर किसी से कह रही थी, हाँ, ननद आ गई है, देखते हैं कब तक रहेगी। आजकल लड़कियां एडजस्ट नहीं करती। रचना दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। वो अंदर आई और बोली, भाभी, एडजस्ट मैंने बहुत किया है, अब बस रहना है और जल्दी जाना है। रवीना चुप हो गई। रात को रोहित कमरे में आया और बोला, क्या हुआ रचना, बात हुई कुछ? तो रचना ने साफ कहा, हाँ भैया, 2 महीने हैं मेरे पास, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी, तुम निश्चिंत रहो। रोहित ने सिर हिलाया, बस यही चाहता था मैं। रचना ने सोचा कि तलाक का दर्द एक तरफ था, पर यहाँ समय की गिनती ज़्यादा चुभ रही थी। अब उसके पास रोने का वक्त नहीं था, सिर्फ 2 महीने थे और खुद को साबित करना था। 10 दिन बीत गए। रचना रोज सुबह निकलती, फाइलें लेकर ऑफिस घूमती, कहीं रिज्यूमे छोड़ती, कहीं इंतजार करती, जवाब एक जैसा मिलता, देखते हैं। घर लौटती तो वही नज़रें उसका इंतजार करती मिलती।
जैसे घड़ी देख रही हो। एक दिन शाम को घर के बाहर चप्पलें ज़्यादा देखी। अंदर गई तो ड्राइंग रूम में लोग बैठे थे, मिठाई की प्लेटें, पानी का गिलास। रचना समझ गई कि रिश्ता आया है। माँ उसे देखते ही घबरा गई। तो अंदर चली जा। क्यों? रचना ने पूछा। तो रोहित पास आया, धीमे पर सख्त आवाज में बोला, मेहमान आए हैं तो अभी अपने कमरे में रह। मेरे होने से क्या होगा भैया? रचना ने सीधा सवाल किया। बात मत बढ़ा रचना, लड़के वाले हैं, सवाल करेंगे, रोहित ने तेज आवाज में कहा। तो रचना के चेहरे पर सीधी रेखा खींच गई। उसने कहा, तो जवाब दे देना भैया कि मेरी बहन है, तलाक हो गया है, यही रह रही है। रोहित का चेहरा तन गया। हर बात ऐसे नहीं बोलती, सब चीज़ें बतानी जरूरी नहीं होती। मेरी जिंदगी छुपानी जरूरी है भैया, रचना ने बिना आवाज़ ऊंची किए कहा। तभी रवीना बीच में आई। दीदी प्लीज माहौल खराब मत करो, एक बार रिश्ता तय हो जाए फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। रचना ने कहा, मतलब अभी मैं बोझ हूँ, बाद में बहन बन जाऊंगी। तो रोहित ने दांत पीसकर कहा, रचना अंदर जाओ। पहली बार उसने उस लहजे को सुना जिसमें भाई कम और घर का मालिक ज़्यादा था। रचना मुड़ी और छोटे कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद नहीं किया, बस अध खुला छोड़ दिया। बाहर से हंसी की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद उसने सुना लड़के की माँ पूछ रही थी, और कोई भाई बहन? रोहित की आवाज़ आई, नहीं, बस हम दोनों ही हैं। रचना के हाथ अपने आप कस गए। वो उठी और बाहर आ गई तो सबकी नज़रें उस पर टिक गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा सन हो गया। रोहित खड़ा हो गया, तो अंदर क्यों आई है? रचना ने सीधा लड़के वालों की तरफ देखा और बोली, नमस्ते, मैं इनकी बहन हूँ, मेरा तलाक हो चुका है, अभी यहीं रह रही हूँ। माँ का चेहरा उतर गया। रवीना ने आंखों से इशारा किया कि चुप रहो। लड़के की माँ ने हल्की मुस्कान बनाई। अच्छा अच्छा, रचना ने बिना मुस्कुराए कहा, बस सोचा कि झूठ हवा में ना रहे। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया, किनारे किया। बहुत हो गया दीदी। मेहमान कुछ ही मिनट में उठ गए। जाते जाते औपचारिक मुस्कान, पर आंखों में साफ झिझक थी। दरवाज़ा बंद होते ही रोहित फूट पड़ा, तुम्हें समझ नहीं आता, हर बात बोलनी जरूरी थी क्या? रचना शांत खड़ी रही। झूठ जरूरी था। रवीना बोली, रिश्ता टूट गया तो जिम्मेदार कौन होगा? भाभी, अगर मेरी मौजूदगी से रिश्ता टूटता है तो वैसे भी टिकता नहीं, रचना ने सीधा जवाब दिया। तो रोहित ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है तो अलग रहो, मेरे घर में आकर मेरी जिंदगी मत बिगाड़ो। ये शब्द साफ थे, मेरे घर में। रचना ने धीरे से कहा, ठीक है भैया, 2 महीने नहीं लगेंगे, जितनी जल्दी हो सके मैं चली जाऊंगी। ममता जी रो पड़ी, बात को इतना मत बढ़ाओ। रचना ने माँ की तरफ देखा, मैं नहीं बढ़ा रही हूँ माँ, मैं बस चुप नहीं रही। रात को कमरे में लौटकर उसने बैग निकाला। पहली बार उसने सच में सोचा, पीछे देखना पड़ेगा। सुबह उसने एक कॉल किया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसे समझ आ गया था कि इस घर में रहने की इजाज़त है लेकिन जगह नहीं। अब फैसला उसका होगा जाने का, लेकिन अपने पैरों पर। इंटरव्यू वाले दिन रचना सुबह बिना किसी से कुछ कहे निकल गई। दोपहर में कॉल आया, नौकरी मिल गई थी। सैलरी बड़ी नहीं थी पर अपने पैरों पर खड़े होने लायक थी। उसने वहीं बैठकर पास के एक छोटे से पीजी का एड्रेस भी नोट कर लिया। शाम को घर लौटी तो रोहित सोफे पर बैठा था। उसकी भाभी रसोई में चाय बना रही थी। ममता जी चुपचाप सब्जी काट रही थी। रचना ने सीधे कहा, मुझे नौकरी मिल गई है। तो रोहित ने बस इतना पूछा, कितनी सैलरी है? 12,000। उसने रकम बताई तो रोहित ने सिर हिलाया, ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है,
रचना फिर बोली, मैंने पीजी भी देख लिया है, अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाऊंगी। ये सुनकर ममता जी का हाथ रुक गया। इतनी जल्दी? रचना ने शांत स्वर में कहा, जल्दी नहीं है माँ, यहाँ रहने का टाइम लिमिट का था मेरा। रोहित थोड़ा असहज हुआ। मैंने ऐसे मतलब से नहीं कहा था दीदी, मतलब साफ था भैया। रचना ने सीधा कहा, 2 महीने में, अब मैं 1 महीने में जा रही हूँ, तुम्हारा हिसाब आसान रहे। तभी रवीना बाहर आई। देखो दीदी, बात को ताना मत मारो, हमने सिर्फ व्यवस्था की बात की थी। रचना ने पहली बार थोड़ा कड़वाहट से कहा, व्यवस्था में मैं फिट नहीं हो रही थी, बस इतना ही है। रोहित उठकर खड़ा हुआ। तुम चाहो तो रह सकती हो, अब नौकरी भी मिल गई है। रचना ने हल्की सी मुस्कान दी। रह सकती हूँ, लेकिन अपनापन किराए पर नहीं मिलता भैया। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। रचना अपने कमरे में गई, बैग निकाला। इस बार सामान समेटते हुए हाथ नहीं कांपे। अलमारी में रखने को था ही क्या, कुछ कपड़े, कुछ फाइलें और थोड़ी सी चुप्पी। शिफ्ट होने वाले दिन सुबह उसने खुद ऑटो बुलाया, बैग बाहर रखा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें लाल थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बुरा मान गई बेटी? तो रचना ने सिर हिलाया। नहीं माँ, बुरा तब मानती जब उम्मीद रखती। तभी रोहित बाहर आया। देखो रचना, अगर कभी ज़रूरत हो तो, रचना ने बीच में ही कहा, ज़रूरत होगी तो खुद संभाल लूँगी भैया। अब कोशिश करूँगी कि किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। रोहित कुछ नहीं बोल पाया, बस चुपचाप देखते रहा। रचना ने आखिरी बार अपने घर को देखा। यही घर था जहाँ वो पली बड़ी थी। फिर भी आज उसके रहने के लिए जगह नहीं थी। ऑटो में बैठते हुए उसने साफ कहा, मैं जा रही हूँ, पर भागकर नहीं, अपने दम पर। ऑटो चल पड़ा। पीछे घर छोटा होता गया। उसने फ़ोन निकाला। नई नौकरी वाले ऑफिस का मैसेज फिर से पढ़ा। इस बार आंखों में पानी नहीं था, बस एक सीधा सा सच था कि जगह मांगने से नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। और अब उसने तय कर लिया था कि अब वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।